हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे यूपीएससी पीवाईक्यू नंबर 14। आई होप अब तक जो यूपीएससी के हमने 13 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, दैट हैज बिन यूजफुल फॉर यू। आप लोगों ने सिमिलर पैटर्न पे प्रैक्टिस करने की कोशिश की होगी। सी, हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर हम ऑप्शनल की बात करें पर्टिकुलरली, तो ये एक ऑप्शन बहुत बड़ा वास्ट है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक इसका पॉजिटिव साइड भी है कि इसके जो क्वेश्चंस है वो काफी रिपीट होते हैं। ठीक है, अगर आप सिमिलर क्वेश्चंस कर लेते हो तो चांसेस है कि आपको अगर लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज करके या हेर फेर करके अगर आपसे कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट ईयर पूछा जाए या कभी और पूछा जाए तो आप उसको फिगर आउट करके उसकी चीजें लिख सकते हो। ठीक है, इसलिए जरूरी है कि आप जब भी ऑप्शन की स्टडी कर रहे हो उसके अंदर पीवाईक्यूज देखो। और पीवाईक्यूज जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ अभी 5-6 सालों की देखो। आप मैं रिकमेंड करूंगी कि आप 2015 से लेके 2023 तक के तो पीवाईक्यू 100% सॉल्व करो, पेपर नंबर 1 के लिए भी एंड पेपर नंबर 2 के लिए भी। ठीक है, लेकिन अगर उससे पहले भी अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ ऐसा क्वेश्चंस है जो स्टेटमेंट वाइज दिया हुआ है और आपके लिए यूजफुल है और आप उसको उसको अटेम्प्ट करना चाहिए आपको, तो जस्ट राइट इट। ठीक है, मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस इन पीवाईक्यू सीरीज के अंदर उठाए हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं कंटिन्यूअसली और सिमिलर उनकी थीम सिमिलर है, बट जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो थोड़ी सी चेंज कर दी और रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, हिस्ट्री है ही ऐसा, कुछ नया डेवलपमेंट तो होता नहीं है। जो भी पुराना लिखा हुआ है या जो पुराना हमने बोला हुआ है उसी पे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो रिपीट होने की चांसेस जो है यहाँ पे उनकी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा हो जाती है। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगी कि आप पीवाईक्यूज जो भी आपको जहां से भी मिल रहे हैं, डू दैट। मेरा पर्पस ये है कि मैं पीवाईक्यू मैक्सिमम डिस्कस करूं आप लोगों को, ताकि आपको मॉडल आंसर के साथ ये भी समझ आए कि पीवाईक्यू हमें किसी भी क्वेश्चन को हमें एड्रेस कैसे करना है, उसको लिखना कैसे है, उसको स्ट्रक्चरिंग कैसे देनी है। दैट्स वाई मैं आप लोगों के साथ ये पीवाईक्यू डिस्कस कर रही हूँ। अगर आपके पास और कोई भी वैल्यूबल सजेशन हो जो आप देना चाहते हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हो। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स स्टार्ट विद पीवाईक्यू, यूपीएससी पीवाईक्यू नंबर 14। तो ये क्वेश्चन 2005 में पूछा गया था और ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट भी हुआ है। ठीक है, अगर आप पेपर देखेंगे पीवाईक्यू के खरीद के या यूपीएससी की साइट पे, तो ये क्वेश्चन रिपीट भी काफी बार हुआ है। और ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हो या इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो, आपका इटालियन यूनिफिकेशन जो है, इटली यूनिफिकेशन, वो काफी हद तक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सिमिलर पैटर्न पे अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप जरूर उसको सॉल्व कर पाओगे। नाउ क्वेश्चन है, they have stopped me from making by diplomacy from the north, I will make it by revolution from the south, comment। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे डील किया जाए। सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा, अगर आपको याद भी नहीं आता है कि किसके लिए था, तो जस्ट ट्राई टू फिगर इट आउट कि किसके लिए हो सकता है। नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट इटली, इट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट इटली, इटली यूनिफिकेशन। नाउ अब ये सोचो कि इटली यूनिफिकेशन में सबसे ज्यादा रोल किसका था, गैरिबाल्डी का, मेज़िनी का एंड कैवूर का। तीन इंपॉर्टेंट इसके अंदर पर्सनालिटीज थी जिन्होंने रोल प्ले किया था फॉर द इटालियन इटली यूनिफिकेशन। ठीक है, अगर हम मजीनी को देख ले तो मजीनी की डेथ काफी पहले हो जाती है। ठीक है, 1872 में ही डाइड एंड उनका रोल जो है वो मोस्टली नेशनल कॉन्शियसनेस के लिए ज्यादा था। उनका ये आइडिया था कि चलो स्टार्ट करते हैं, इटली यूनिफिकेशन होना चाहिए। देन गैरीबेल्डी का भी मेन सिमिलर रोल था, ही वांटेड टू यूनिफाई इटली, उन्होंने काफी हद तक कोशिश की थी। साउथ से जो है वो मोस्टली उन्होंने काफी ज्यादा रोल प्ले किया था पिडमोन सार्डिनिया के अंदर। ठीक है, पर सबसे ज्यादा जो डिप्लोमेसी थी वो बोला जाता है, आपको पता होगा कि गैरीबेल्डी और मजीनी को ब्रेन और हार्ट बोला जाता है, बट कैवुट को डिप्लोमेसी डिप्लोमेट बोला जाता था। ठीक है, तो आपको ये इसलिए इतना भी अगर पता हो कि किन किन ने रोल क्या क्या प्ले किया था थोड़ा बहुत, तो आई थिंक आप थोड़ा सा फिगर आउट करके देख सकते हो कि ये किसके बारे में बोला होगा। तो ये कैवुट के बारे में बोला है। तो क्वेश्चन है, दे हैव स्टॉप, ये उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया था। ही मेंशन दैट in his speech that they have stopped me from making Italy by diplomacy from the north, I will make it by revolution from the south। मीन्स उन्होंने नॉर्थ के कुछ एरियाज जो थे इटली के जो कंबाइन करने थे वो नहीं होने दिया। एंड दे में कौन आएगा, लाइक दूसरी सामने वाली पावर, लाइक ऑस्ट्रिया, फ्रांस, प्रशा, उस टाइम पे प्रशा नहीं बट या ऑस्ट्रिया, फ्रांस, ब्रिटेन। ठीक है, ये इन लोगों ने काफी अपोज किया था। बट साउथ से उन्होंने कैसे रिवोल्यूशन को यूज करके इटली यूनिफिकेशन किया, इसके बारे में हम देखेंगे। नाउ इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, तो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इंट्रोडक्शन के अंदर आप सबसे पहले वियना कांग्रेस से लिख सकते हो।
वियना कांग्रेस, क्योंकि वियना कांग्रेस के बाद ही ये सब चीजें शुरू हुई थी। ठीक है, अगर हम 1830 और 1848 की रिवोल्यूशन की बात करें तो वो वियना कांग्रेस के इश्यूज ही थे, कि रिवाइवल ऑफ ओल्ड मोनार्की। ठीक है, जो फ्रेंच रिवोल्यूशन आइडियाज दिया था फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, वो वियना कांग्रेस ने चेंज करके रिवाइवल ऑफ ओल्ड मोनार्की कर दिया था। बट लोगों में तो कॉन्शियसनेस ऑलरेडी आ चुकी थी, अवेयरनेस आ चुकी थी नेशनल। वो देख रहे थे कि फ्रांस के लोग कैसे लिबर्टी इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स को एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो वियना कांग्रेस में जो किया गया था उसका ही रिजल्टेंट था इटली यूनिफिकेशन एंड द जर्मन यूनिफिकेशन। ठीक है, तो आप यहां से मेंशन कर सकते हो। देन मेटर्निक ने एक रिमार्क दिया था दैट इटली इज जस्ट अ ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन एंड द मेटर्निक सिस्टम इवॉल्व फ्रॉम हिम केप्ट इटली डिवाइडेड टिल 1870। सिर्फ इटली इज अ ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन, तो अगर देखा जाए तो वियना कांग्रेस में जब हमने डिस्कस किया था तो इटली को कोई एक्सेस पार्ट नहीं दिया गया था, अलग सेपरेट था। पर्शिया के नीचे जो जो बहुत सारे 315 स्टेट्स थे, जर्मन स्टेट जिनको बोला जाता था, जो बाद में नेपोलियन ने उसको राइन कॉन्फेडरेसी के नाम से नाम दिया गया था। राइन कॉन्फेडरेसी भी जो ऑस्ट्रिया उन पे कंट्रोल कर रही थी। तो इन दो एरियाज को कोई प्रॉपर फायदा नहीं मिला था वियना कन्वेंशन का, वियना कांग्रेस का। ठीक है, तब यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो अगर आपके पास कोई हिस्टोरियन का व्यू पॉइंट है। Like David Thompson, he aptly remarked that Cavour economic reforms were on the basis of political success. Cavour was the real brain behind the Italy unification, while Mazzini was the heart and the Garibaldi was the sword और brain यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा, यही मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ये स्टेटमेंट पता हो तो इसके बारे में भी आप लिख सकते हो, और किसने दिया था उसके बारे में भी आप लिख सकते हो। तो दोनों ऑप्शन है, आप पर्सनैलिटी वाइज भी जा सकते हो और यहाँ से भी जा सकते हो कि इटली यूनिफिकेशन क्यों हुआ था, उससे पहले रीजंस क्या थे। ना सब पार्ट है। सबसे पहले हम देखेंगे नॉर्थ में उनको किस तरीके से रोका गया था। तो यू शुड मेंशन क्रीमियन वॉर 1854 में जो हुआ था, क्योंकि क्रीमियन वॉर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इटली यूनिफिकेशन में। अगर वो वॉर नहीं होता तो शायद कैवूर को कभी भी हेल्प नहीं मिलती ब्रिटेन और फ्रांस से। ठीक है तो कैवूर हैज पार्टिसिपेटेड इन क्रीमियन वॉर एंड जॉइंड द एंग्लो फ्रंट। यहाँ पे क्या किया था, क्रीमियन वॉर के टाइम पे कैवूर जो था वो पिडमोन सार्डिनिया की जो उनकी फोर्सेस थी वो गई थी लड़ने के लिए अगेंस्ट रशिया। ठीक है, क्रीमिया जो था वो क्रीमिया हैज बीन अनेक्स बाय द रशिया। एंड आपको ये स्टोरीज तो मैं जब आपको पढ़ाऊंगी, डिस्कस करूंगी, आई विल डेफिनेटली शेयर इट विद यू। ठीक है, तो Cavour participated in Crimean War and joined the Anglo-French alliance against Russia. After the war, Cavour actually received a seat among like peace conference in Paris, where the Britain, France, Austria, all these countries participated. Ottomans also. ठीक है, तो वहां पे कैवूर ने एक सीक्रेट अलायंस ज्वाइन की नेपोलियन के साथ इन 1858 में। ठीक है, लेकिन नेपोलियन ने सडनली रियलाइज किया कि अगर इटली यूनाइट हो गया तो फ्रांस को थ्रेट हो सकता है। ठीक है, तो उन्होंने उस अलायंस को तोड़ दिया और ऑस्ट्रिया के साथ अलायंस बना दी विला फ्रैंका में। ठीक है, तो इट मीन्स दे हैव स्टॉप्ड हिम फ्रॉम मेकिंग इट यूनिफाइड इटली फ्रॉम द नॉर्थ। लेकिन कैवूर ने बैटल कंटिन्यू किया। ठीक है, बट किंग ने उसको ओवररूल किया एंड साइंड द ट्रीटी विद ऑस्ट्रिया, दैट इज द ट्रीटी ऑफ ज्यूरिक, which actually led to the Austrian Sardinian War। तो इस तरीके से सार्डिनिया जो है वो नहीं मिल पाया। ठीक है, और लोम्बार्डी जो है वो पिडमोंट को दे दिया गया, लेकिन वेनिशिया फिर भी ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में रहा था। और ये वेनिशिया को हम देखेंगे जर्मन यूनिफिकेशन में बिस्मार्क इनको वापस देगा। ठीक है ना, अब रिवोल्यूशन साउथ में करना जरूरी था क्योंकि नॉर्थ में तो रोक गया था। तो साउथ के अंदर पैपल स्टेट्स थे। ठीक है, पेपल्स थे, सिसिली किंगडम थे, नेपल्स थे। ठीक है, तो वहां पे एक बहुत ज्यादा रेड शर्ट आर्मी ने यहाँ पे काम किया, और रेड शर्ट आर्मी दैट हैज बीन लेड बाय द गैरीबल्डी। ठीक है, तो कैवूर ने गैरीबल्डी को समझाया कि हमें इस तरीके से यूनिफाई करना चाहिए। ठीक है, तो साउथ से स्टार्ट करते हैं, नॉर्थ में तो पॉसिबल नहीं हो पाया, ज्यादा चीजें हो नहीं पाई, वेनिशिया अभी भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। सो दे हैव स्टार्टेड मेकिंग द रेड शर्ट दैट इज अ आर्मी, वॉलंटियर आर्मी, एंड दे हैड लाइक सदर्न इटली के अंदर थी, एंड दे कॉन्कर्ड द होल सदर्न इटली लाइक पेपल स्टेट्स, नेपल्स एंड सिसिली। ठीक है, कैवूर ने गैरीबाल्डी को सपोर्ट किया एंड कैवूर ने उनको बोला कि सिसिली को भी नॉर्थ इटली के साथ मर्ज कर दिया जाए, लेकिन गैरीबाल्डी ने मना कर दिया। तो कैवूर एंड इमैनुअल कांट जो उस टाइम पे किंग था इटली के, किंग इटली के नहीं थे बेसिकली, आप जो तस्कनी और वाला एरिया जो था वहां के किंग थे। ठीक है, तो वहां से ये लोग गए गैरीबाल्डी के पास और उनको समझाया, तो गैरीबाल्डी ने फाइनली सरेंडर कर दिया और बोल दिया कि ठीक है सिसिली आप ले लो। सो दैट्स हाउ लाइक रिवोल्यूशन के थ्रू सिसिली जो है वो वहां पे फिर रेफरेंडम हुआ, एंड रेफरेंडम ने बोला कि यस वी वांट टू यूनिफाई विद इटली।
तो फाइनली उन लोगों ने इटली को यूनिफाई किया था। सो इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड फाइनली एंड में बैटल ऑफ सेडान हुआ था। ठीक है, पोप वाज द वेटिकन सिटी, पोप को इंडिपेंडेंट सिटी दे दी गई थी, आप इसके बारे में भी मेंशन कर सकती हो। एंड फाइनली यूनिफाई इटली हमें 1870 के अंदर देखने को मिला। तो आप नॉर्थ के अंदर जो भी आप चाहो तो इसको इस तरीके से एड्रेस कर सकते हो कि कैसे नॉर्थ में रोका डिप्लोमेसी के थ्रू, ठीक है, और साउथ में रिवोल्यूशन किया रेड शर्ट आर्मी ने, तो कैसे सिसिली नेपल्स जो पेपल स्टेट जो है वो कैसे इटली में यूनिफाई हो गए। इसके बाद आप चाहो तो फेज वाइज भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, फेज 1 में क्या हुआ, 2 में क्या हुआ, 3 में क्या हुआ, 4 में क्या हुआ, 5 में क्या हुआ। तो पहले फेज में आप पिडमॉन सार्डिनिया का एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, देन आप वेनिशिया का दे सकते हो, देन नेक्स्ट में पनामा परमा तस्कनी मोडेना का दे सकते हो, देन आप नेपल्स एंड सिसिली का दे सकते हो, देन पैपल स्टेट्स का दे सकते हो। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, इट्स कम्प्लीटली फाइन। ठीक है, कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कि इटली यूनिफिकेशन ने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, नेशनलिस्ट आइडियाज दिया। ठीक है, गवर्नमेंट वहां पे गवर्नमेंट जो बनी उन्होंने जो ओल्ड मोनार्की जो चल रही थी उसको डिस्ट्रॉय किया। ठीक है, तो इस तरीके से जर्मन इटली यूनिफिकेशन का आप कंक्लूजन दे सकते हो, और ये भी बोल सकते हो कि इटली यूनिफिकेशन एक इटली जो था इट वाज अ हब ऑफ रेनेसां, राइट। अगर वहां पे कंट्री यूनाइट होती है तो इट्स लाइक एग्जाम्पल टू अदर पीपल, एग्जाम्पल टू अदर कंट्रीज ऑल्सो, क्योंकि इटली यूनिफाई हुआ सिमिलर लेवल पे जर्मन भी यूनिफाई हुआ, तो बेसिकली नेशनल कॉन्शियसनेस जो थी वो स्प्रेड हुई थी, और ये यूनिफिकेशन का आइडिया जो है वो बाकी यूरोपियन कंट्रीज को भी आने लगा था। सो आई होप दिस सीरीज विल हेल्पफुल टू यू। अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी और पॉइंट्स ऐड करने की जरूरत है तो लेट मी नो एंड यू कैन आस्क मी योर डाउट्स ऑल्सो। दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल मीट टुमारो। थैंक यू सो मच।